Namaskar and welcome to our special program Doctor Speak. In the next 1 hour, you can call us for your questions on COVID-19 and you can also ask questions through our social media handles, Twitter and Facebook. This is our phone-in program and our eminent panel of guests will be there who will answer all your queries. With me is my colleague Rama Tyagi. शुक्रिया अभिषेक और सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 से लड़ाई में किस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद रहता है, विशेष चिकित्सकों का पैनल हमारे साथ रहता है जिनसे आपके मन में कोई भी भ्रम है, कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, आप उसे पूछ सकते हैं या कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, डायरेक्ट आप डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे ट्विटर हैंडल पर आप सवाल पूछ सकते हैं, डीडी न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सवाल पूछ सकते हैं और जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 23387031 और 0112309765 इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, उनका अगर आपसे परिचय हम करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, HOD डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अभिषेक, बेहद महत्वपूर्ण दर्शकों के लिहाज से ये शो, क्योंकि जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आपके सामने ये नंबर्स हैं जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ चिकित्सक जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर अनुपम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अब अनलॉक 1 चल रहा है और जिस तरह से जिंदगी लगातार धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रही है, किस तरह की सावधानी विशेष तौर पर बरतने की जरूरत है? जबकि आंकड़े थोड़े बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट है वो उससे ज्यादा अच्छा है और जो डबलिंग का रेट है वो भी काफी धीमा हुआ है। नमस्कार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अनलॉक के साथ पटरी पे चीजें वापस आ रही हैं, तो मैं सबसे श्रोताओं से और सब लोगों से दरखास्त ये करूंगा कि पटरी पे चीज वापस लाने के साथ साथ हम कहीं पटरी से उतर ना जाएं, इसका जरूर ध्यान रखें। तो पहली चीज ये है कि जो 3 चीजें हमेशा से आपके माध्यम से कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कही हैं और सारे चिकित्सक कह रहे हैं, वो 3 चीजें जो है वो जरूर रखें। मास्क पहन कर निकलें। आज भी अखबार में बहुत बड़ा आर्टिकल निकला है कि अगर हमें रोकथाम करनी है इसके लिए तो मास्क पहन करके बाहर निकलना जरूरी है। दूसरी चीज कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग समझते नहीं है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, तो कम से कम 1 मीटर 2 मीटर की दूरी दूसरे लोगों से रखें जहां तक संभव है। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि संक्रमण इसी से बचाया जा सकता है। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या बहुत जो है अपना हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से कम 40 सेकंड हम धोएं। ये 3 चीजें जरूरी हैं पटरी पे रहने के लिए। और अगर हम पटरी पे हमें आगे अग्रसर होना है जैसा आपने कहा, तो उसके लिए इन तीनों चीजों के साथ चलना है। ये जो पैंडेमिक है अभी गया नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है। भारत में हमने काफी रोकथाम की है पिछले महीनों में और अब हमें आगे बढ़ना है इसके साथ। तो हमें अपनी जीवन शैली इसके हिसाब से परिवर्तन करनी होगी, हमें अपनाना होगा, हमें कोरोना के साथ रहने की जंग जो है वो जारी रखनी होगी और पटरी से उतरना नहीं है। मैं बिल्कुल ये याद दिलाना चाहूंगा सबको। तो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो ये तीनों चीजों का ध्यान रखें हमेशा। Absolutely. Before we get the callers, let me come to you, Dr. Padma. Dr. Padma, people are aware of what they have to do. They are washing their hands frequently. They are taking care of everything like social distancing. But still, they are scared. If normal cough, if they get normal cold, they are scared. I mean, what do you want to tell them? Sure. So, probably in a way, if you have to put it, it's better to be scared than, get into a foolish breakdown. Because I know a common cold or a common cough is not sine qua non to a corona infection. That is definitely there. Said that, we also know that a lot of us could just be asymptomatic. We would be going on with our daily life without any, actually exhibiting any cough or any fever. And there could be just simple cough and fever which may be also corona, but so mild
that it doesn't impede with your daily activities, and then there is that infection within the first 24 hours, 48 hours, it doesn't even give you the time, and there is, it leads to severe illness. So the issue here is that even if a whole lot remain asymptomatic and they're mildly symptomatic, they should not go down their guard, because they could be transmitting infection to someone wherein it becomes fatal. Hence, therefore, I think every symptom should be taken into consideration. It's not a fear, it is a concern, and it is a social responsibility, because taking that, if you move around, you may transmit infection to somebody to whom it may be very, very fatal. So even if the prevalence is less, even if the the mortality index is less, translating it to the sheer numbers, that's what we are seeing now in India. Because even if we say the mortality is less than 4%, it's much less than the the whole world. Because India has so many numbers, it will translate to that many deaths and that many people being infected. So this is a part of our responsibility that we should take guard so that we are not infecting others. I think that should be the take-home message. Yeah, get your point, Dr. Padma. Yeah, but my question was to you. I mean, if someone, like for example, if I have normal cold, a normal cough, but I don't have fever, is it a sign of a worry? Yes. See, this is what. So then you take everything else into context. Have you traveled outside? Yeah. Have you been in a crowd? Right. Have you been in contact with somebody who may be having an infection? These issues would come in. So that's how A sense of responsibility. Contact tracing. We do it in the hospital every time. If there is a person, then we do the contact tracing back and see who all have come into contact. And in those individuals, even if supposing they're big comorbid conditions, we test. Those people who have even a simple cough, we test. Others we don't test. So if you don't have any such contact history, you're staying at home, and you've taken a cold water and you had a little sore throat and it's getting better the next day. Yeah. It not be corona. Don't get into that kind of a fear complex then. बिल्कुल बेहद अहम जानकारी आपने दी है और हमारे दर्शक भी हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं। नीरन गौतम हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जी नीरन जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा यस प्लीज। या पूछिए अपना सवाल। Namaskar panel and Doordarshan. I have a very peculiar and a very serious question, and for the last couple of months I haven't heard about this question. Like, I have undergone a kidney transplant, and I am supposed to be on 0 immunity levels, and I keep listening to repeat calls कि अपनी immunity बढ़ा के रखें. Now, if I take my immunity, what would happen to the medicine which I am taking for keeping my immunity low? So, kidney patient and those transplant patients, I know I have to be in my room, but for instance, I have to travel. What should I do? बिल्कुल डॉक्टर अनुपम। Should I answer that? Yeah, you can. Go ahead, Dr. Padma. Okay, so it is a very, very, very nice and important question. Thanks for asking that. When they say immunity levels up, doesn't mean that your immune suppression should go. दो चीजें बहुत different है. तो एक तो है कि when you say your immune compromised, immune suppressed, there are certain immunity which is down to maintain that your kidney doesn't get off. You don't have a rejection of that organ. वो अलग चीज है. दूसरी वैरायटी जो आपकी इम्यूनिटी एज सच योर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट शुड गो अप वुड बी जनरल इम्यूनिटी कि आपकी प्रोटीन लेवल ठीक रहे, आप जैसे आपका जो आयुर्वेदा है, योगा है, मेडिटेशन, योर फिजिकल, योर मेंटल हेल्थ, यू ईट राइट, यू स्लीप राइट, एंड यस वेदर यू आर एट होम एंड स्पेशली अगर आपको ट्रैवल करना है तो सेम जो कंट्रोल एंड द मैकेनिज्म्स दैट यू हैव, योर प्रोटेक्शन, अगेन मास्क, again sanitization, again physical distancing, these things would come. So immunocompromise is not only transplant, cancer patients, there are a lot of them who are on steroids. हमारे host of neurological conditions है, उसमें there are some demyelinating disorders, उसमें बहुत सारे immune suppression देते. In fact, those indications like SLE है, rheumatoid arthritis है, there's a big cohort of people, उसमें जैसे infection से डर रहना,
इन्फेक्शन से कंट्रोल रहना ये इम्पोर्टेंट है, वो रहता है। और जो मरीज किसी कांटेक्ट में आ गया तो उनको हम और करीब से, and we give a lot of importance and we take in even asymptomatic such Right. individuals in our care. So these two are different. Take care. What you're doing is right. बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि कोरोना से लड़ने में इम्यूनिटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और लगातार हम सुनते भी रहते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है और इम्प्रूव इम्यूनिटी से इसका सामना बखूबी किया जा सकता है और जो लोग इससे रिकवर होकर आ रहे हैं उसमें भी इसका रोल बताया जा रहा है। जिस तरह से जो लोग विभिन्न अलग अलग रोगों से, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या आम लोग भी हैं, किस तरह से इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं, क्योंकि बहुत सी जानकारियां आती रहती हैं कि आप ये विटामिन ले लीजिए, ये मेडिसिन आप ले लीजिए, कुछ लोग अपने आप से भी दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, तो वो कितना हानिकारक है और किस तरह से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें और किस तरह से डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें, इस बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने भी बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली बात कही, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो इम्यूनोसप्रेशन है, अगर किसी भी बीमारी से आप दवा ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो डेफिनेटली उससे रिस्क आपका बढ़ जाता है कोरोना वायरस या किसी भी और संक्रमण का। तो कोरोना वायरस जैसे है, तो लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि हमारे जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं या ग्रस्त लोग हैं, उनमें 80% लोग अभी भी जो है वो काफी एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं और ठीक हो जाते हैं, उनको दवा की जरूरत नहीं है। इसलिए कई लोग जो है, हमारे बहुत सारे लोग जो है कुछ ना कुछ दवा ले रहे हैं और उनको एडवाइस भी दी जा रही है, कुछ क्वालिफाइड कुछ नॉन क्वालिफाइड लोगों से, तो वो दवा ना लें जब तक कि एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से आपको दवा के लिए नहीं कहा जाता। क्योंकि आज की तारीख में अभी कोई दवा नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके अंतर्गत दवा दी जा रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मरीज को पता होना चाहिए कि हमारे पास आज की तारीख में कोई ऐसी दवा नहीं है। तो हमारे इसीलिए हम लोग एम्फेसिस देते हैं कि हमारी इम्यूनिटी है, जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी भी चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक कि हम पैनिक नहीं करें, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है जो मैं कहता हूं। नंबर 2 कि हमारा खाना जो है वो पौष्टिक होना चाहिए, एक न्यूट्रिशियस फूड पूरा लेना चाहिए हमें, वो बहुत जरूरी है इसके लिए। तो अगर अब दवा ले रहे हैं सप्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन के लिए, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं जैसे डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कहा, और बाकी कोई भी दवा ले रहे हैं, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, चाहे SLE के लिए या और न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स के लिए, तो हमें घबराने की बात नहीं है। हमें कोरोना से बचना तो है ही, जैसे कि कहा गया है। और दूसरी चीज है कि अगर हो भी जाएगा तो कोरोना कोई डेथ वारंट नहीं है जी। अगर हो गया तो हाँ, हमें चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन चांसेस ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो जीवन है विफल हो गया और जीवन का अंत हो गया। हमें लड़ना है हिम्मत से और अपना खाना पूरा रखें, जो नसीहत दी जाती है वो रखें, और अगर कोई ट्रायल्स में हम अपने को एनरोल कर सकते हैं और दवा का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसमें करें, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इम्यूनोसप्रेशन से आपको आज की तारीख में इम्यूनोसप्रेशन ज्यादा जरूरी है। अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है वो ज्यादा जरूरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट जो सालों से दवा खा रहा है वो खाता रहे, कोरोना से वो डरे नहीं। कोरोना से हमें बचना है और अगर हो जाए तो भी हमें लड़ करके बाहर निकलना है। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हम लोगों को सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। Right, Rama, we are also getting questions on our social media handles, on our Twitter and Facebook. Dr. Anupam, if I come to you and ask this question, we got this question on Twitter. Allergy related to lungs, can it be regarded as the case of comorbidity? You want to answer that? देखिए, एलर्जी रिलेटेड टू लंग्स मतलब कि इसमें एलर्जी बहुत माइनर भी हो सकती है, एस्मा के पेशेंट भी हो सकते हैं। अभी तक जितना भी एविडेंस हमारे सामने है उसके हिसाब से एक कोमॉर्बिडिटी ये नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर आपको लंग डिजीज एलर्जिक बहुत लंबी हिस्ट्री है और बहुत एडवांस स्टेज में लंग डिजीज है, देन डेफिनेटली इट इज ए प्रॉब्लम एंड यू मे बी प्रीडिस्पोज टू ए रिस्क फॉर डेवलपिंग, मतलब रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विद कोरोना वायरस। तो अगर आपकी वैसे आपको मौसमी बुखार हो जाता है या जब मौसम बदलता है तो दमा हो जाता है, तो उसमें आप दवाएं अपनी निरंतर लेते रहें और दमा का इलाज या एलर्जी का इलाज कराएं। उससे आपका कोरोना का जो कोरोना से होने वाली जटिलताएं हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं बढ़ती। इसलिए उसको अपने मन से निकाल दीजिए। अगर कोई है चीज तो अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी भी हॉस्पिटल से टेलीमेडिसिन से कंसल्ट करें।
इससे घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, आपसे भी यही सवाल हम पूछना चाहेंगे। एक सोशल मीडिया पर एक अन्य सवाल आया है कोरोना के लक्षणों को लेकर। उसके बारे में भी बहुत सी चिंताएं, बहुत से भ्रम लोगों में रहते हैं, और इस बारे में ये पूछा गया है कि जो बुखार है वो कई अन्य रीजन से भी हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो किस तरह से इस चीज की पहचान करें कि जो बुखार है वो कोरोना का ही लक्षण है या किसी और वजह से है, या जो थर्मल स्क्रीनिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है हर जगह, वो कैसे अकेला ये निर्धारित कर सकता है कि कोरोना है या नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स अब बहुत ज्यादा है, एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। बिल्कुल, एंड बहुत अच्छी सवाल है। थर्मल स्कैनर से क्या पता चलेगा? नहीं, थर्मल स्कैनर मेरे हिसाब से इट्स अ विजुअल डिटरेंट, कि अगर आपका स्कैन होता है तो कुछ प्रतिशत तक अगर बुखार है तो वो पकड़ में आएगा, बुखार है तो आपको वो अलग किया जाएगा और आपको जिस तरह दे विल नॉट लेट यू एंटर। बट ये थर्मल स्कैनर्स का सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना मैम, कि बहुत बार वो जो थर्मल स्कैनर में जो आता है वो सही रिकॉर्ड में नहीं आती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज बीइंग हैंडल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ये विजुअल डिटरेंट जरूर है। अगर स्कैनर है, सैनिटाइजर है, एक गार्ड वगैरह है, तो ऑटोमेटिकली एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, हाँ हम सावधान रहना है, हम डिस्टेंस लेके रखना है। दिस इट सर्व्स इट्स पर्पस। तो थर्मल स्कैनर वोंट हेल्प इन डिटरमिनिंग व्हाट फीवर। सेकंड, अगर बुखार जो है आती है, कोरोना ही नहीं, वो 1000 कारणों से आ सकता है। अगर आप आजकल के अभी तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, सुबह तो इतनी गर्मी थी, अगर आप बाहर चले गए, कई बार ये भी आया कि मॉल्स के सामने द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि आप शेड में खड़े हो जाइए एंड द टेम्परेचर गोज डाउन। इट इज रिस्पॉन्सिव टू द एम्बियंस टेम्परेचर। सेकंड, यूरिन इन्फेक्शन है, कुछ और इन्फेक्शन है, सिंपल सोर थ्रोट है, कई कारण हो सकता है, ये मतलब नहीं कि कोरोना है। तो थर्मल स्कैनर वोंट हेल्प। अगेन, जो आपने सवाल पूछा, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। अगेन एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में किसी को कोरोना हो गया, आप है 2nd फ्लोर में, उनको 4th फ्लोर में हो गया, यू आर अ लिटिल ऑन दी हायर थ्रेशोल्ड। अगर आपको भी बुखार हो गया तो इट कुड आप दी रेड फ्लैग आ जाती है कि बुखार आ गया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर सिटिंग इन योर फार्म हाउस, कहीं बाहर निकले ही नहीं, थोड़ा सा ठंडा सा तरबूज खा लिया और अगले दिन थोड़ा सोर थ्रोट और बुखार आया, नो दैट डजंट मीन इट इज कोरोना। तो कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा एंड दैट विल हेल्प यू। Absolutely, yeah. Sense of responsibility also has to be there. We have a caller here, Mohammad Iqbal is joining us from Jharkhand. पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं दो चीज और जानना चाहता हूँ। इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये धारणा पैदा किए हुए हैं, लक्षण रखते हुए जांच कराने से हो सकता है कि हमको पूरी पेशेंट के सामने रख दिया जाए तो उनमें लक्षण हो सकते हैं, और नहीं नेगेटिव होने वाली पॉजिटिव हो सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि जब किसी को कोरोना वायरस का सिस्टम लगे तो वो मेडिकल कुछ अच्छी या खांसी का या सर्दी खांसी दवा ले लेते हैं, तो उसके अंदर ये लक्षण रख सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं, क्या घर में ही अपने आप ठीक हो सकते हैं? और तीसरा मेरा ये सवाल होता है, क्या तो फ्रीज इस्तेमाल करते हैं घर में, तो फ्रीज में जो खाना रखा जाता है, क्या उसका इस्तेमाल करने रहता है, क्या उसमें वायरस आ सकते हैं? और जैसे सब्जी हो गया और हरी सब्जी बाजार से लाया हुआ रहता है, तो ये वायरस फ्रीज को कैसे किया जा सकता है? Dr. Anupam, you want to take that one by one? He has asked 3 questions. एक बार तीनों चीजें शॉर्ट में बोल देंगे। एक तो खाने का है, इनसे खाने से, दूसरा एक सेल्फ ट्रीटमेंट, क्या हम घर में सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और तीसरा सब्जियों का बाहर से, अगर जो जितना मुझे समझ में आया कि अगर बाहर से हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं उसको डिसइंफेक्ट वगैरह कैसे करें? बहुत ही जरूरी सवाल है। जो कोरोना से ग्रस्त लोग हैं, अगर जैसा मैंने कहा, अगर वो उन्हें दिक्कत कम है, सिर्फ बुखार है, हल्की खांसी है, और अगर उन्हें सांस ज्यादा नहीं फूल रही है, मतलब अगर सांस फूलने का लक्षण नहीं है, तो ऐसे कई मरीज हैं जिनको एक बार हम देख करके, जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको हम होम आइसोलेशन के लिए ही कह रहे हैं, तो उनको एलर्जी की दवा है, उनको बुखार के लिए दवा है, और उनको पौष्टिक आहार की सलाह दे करके उनको हम लोग घर पे ही रख रहे हैं। जिनके पास घर पे रहने की सुविधा नहीं है, उन मरीज को हम भर्ती कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर सांस फूलने का सिम्टम है
या फिर अगर उन मरीजों में कोई और बीमारी है जैसे कि शुगर है या फिर उन्हें बहुत ज्यादा मोटापा है या दिल की दिक्कत है, तो उन मरीजों को हम फिर भी एडमिट कर रहे हैं अगर उन्हें सिम्टम्स नहीं भी हैं ज्यादा। तो घर पे रह करके इलाज बहुतों का किया जा रहा है। अगर मॉडरेट सिम्टम्स भी हैं तो भी कई लोग घर पे रह करके, जिनके पास ऑब्जर्वेशन की फैसिलिटी है, उन्होंने घर पे रह करके इलाज कराया है। हालांकि हम लोग एज डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि जो माइल्ड पेशेंट्स हैं या जिनको सिम्टम्स नहीं है, कोरोना टेस्टिंग आया जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पे करा लिया, किसी ने पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग घर पे रह सकते हैं। अगर उन पे घर पे सुविधा है, सोशल डिस्टेंसिंग घर पे मेंटेन कर सकते हैं, बहुत एल्डरली लोग नहीं हैं या बच्चे हैं, सेपरेट बाथरूम है, वो होम आइसोलेशन किया जा सकता है उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको दिक्कत है तो डेफिनेटली एडमिट करना है, फिर घर पे बिल्कुल नहीं रहना है। जो लोग घर पे रखने की सलाह दी गई है, अगर उनको भी कभी भी सांस फूलता है, कोई और दिक्कत डेवलप करती है, तो भी उन्हें फौरन जो है संपर्क में आना चाहिए अस्पताल के और फौरन अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, इसी से जुड़ा एक अगला सवाल भी सोशल मीडिया पर आया है और इसमें ये पूछा गया है कि क्या जब खांसी होती है, खांसी जैसे ही शुरू होती है, क्या उस दौरान स्टीम ले सकते हैं? और उस दौरान स्टीम अक्सर लिया भी जाता है, लेकिन क्या इससे चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ने की कोई संभावना रहती है? ये सवाल सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने किया है। स्टीम बहुत ही कामगार चीज है और स्टीम जरूर लेनी चाहिए अगर आपको खांसी है तो। स्टीम से बहुत तरीके से फायदा होते हैं, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ स्टीम फायदेमंद चीज है। लेकिन कोई भी मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं पढ़ी या मुझे पढ़ाई गई या मैंने पढ़ी कहीं या सीखी कि स्टीम लेने से चेस्ट का इन्फेक्शन नहीं बढ़ता है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। और हम तो कितने भी कोरोना के पेशेंट और निमोनाइटिस है, उनको अस्पताल में सबको स्टीम इनहेलेशन के लिए कहा ही जा रहा है। घर पे भी मैं जितने लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ तो उनको स्टीम इनहेलेशन के लिए तो जरूर कह रहा हूँ। दूसरी चीज जो थी खाने से संबंधित, तो खाने से आप अगर खाना धो करके पका रहे हैं, सब्जी ला करके धो करके रख रहे हैं, तो खाने से संक्रमण नहीं फैलता है। अगर आप खा रहे हैं वो सब चीजें तो उनसे संक्रमण नहीं फैल रहा है, जैसा कि पिछले श्रोता ने पूछा, दर्शक ने पूछा था। तो खाने से संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ही कम है। बिल्कुल डॉक्टर पद्मा, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर अनुपम ने कहा कि स्टीम लेने से चेस्ट इन्फेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया है कि इससे बढ़ता हो, लेकिन शायद जो दर्शक है उन्होंने ये पूछना चाहा है कि वो नॉर्मल कफ समझकर उसका स्टीम ले रहे हैं और उसके बाद ऐसा ना हो कि उनको संक्रमण दूसरा हो और वो बढ़ जाए। तो उसकी इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, इस तरह के जो भ्रम है, वो किस तरह से दूर होने चाहिए और किस तरह की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उस पर जो दर्शक हैं, आम जन है, उन्हें विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल। तो आई थिंक एक्चुअली टू से कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थिंक ये चीजें हमको पालन करना है। एक, आपको ये जो प्रोटेक्शन स्कीम्स जो है, घर से बाहर निकले मास्क पहन लीजिएगा, डिस्टेंसिंग रख लीजिए, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन घर पे हो बाहर हो, कोई चीज पकड़े वो करते रहिए करते रहिए करते रहिए। दूसरी चीज, अगर आप कंटेनमेंट जोन में है, रेड जोन में है, आपके आसपास में बहुत सारे केसेस आ गया है, या आप कुछ ट्रैवल करके आए या ऐसे जगह या ऐसे कांटेक्ट में आए जिसके कुछ ये था कि उनकी कोई संपर्क में आ गया कोई कोविड पेशेंट का, तो अगर कुछ बुखार आए या खांसी आए तो ये एक रेड फ्लैग होगा, टेस्ट करा लीजिए। आमतौर पे अगर घर पे है, ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं है, घर पे ही रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते अपने ही लोगों के साथ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खांसी हो गया, आइसक्रीम खा लिया, घबराना नहीं, ये आमतौर की खांसी जुकाम या ये हो सकता है। नंबर 4, अगर कोई भी ऐसे फीवर खांसी आ गई और 1 दिन के बाद जैसे भी हो लगता है कि ये सांस थोड़ा सा फूल रहा है, फैटीग हो रहा है, जैसे बॉडी एक्स हो गया, मायालजिया जो है ये कॉम्बिनेशन आ गया, उसके साथ थोड़ा सा डायरिया भी लग रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको जाके कंसल्ट करना जरूरी है। लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लेके आपकी सिम्टम कॉम्प्लेक्स रह के तय कर लेते कि ये कोरोना तो नहीं है, तो तुरंत वो टेस्ट कर लेते। अगर कोरोना ही है, आपको कोविड पॉजिटिव आ गया, सिंपल बुखार खांसी है, जैसे प्रोफेसर अनुपम ने बोला, माइल्ड सिम्टम्स को होम आइसोलेशन कर सकते हैं। अगर सिंपल आप 20-30 साल के हो, कोई डायबिटीज नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई हार्ट डिसीज नहीं, सिंपल सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, होम आइसोलेशन कर सकते हैं, वही रहिएगा। अगर कोई बुजुर्ग है 50 साल से ऊपर,
डायबिटीज है या बीपी है या हार्ट एलिमेंट है, तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी वो एडमिट होते हैं। तो ये दीज आर सिंपल प्रिंसिपल्स और ये हमको अपनाना है, यही आपको चालू रखना होगा। I think for months together we have to keep at this. Absolutely, Rama. Also, we need to be very, very aware. We need to be proactive. That's what our doctors are saying. We need to take precautions. But Dr. Anupam, a lot of prescriptions are also doing the rounds on WhatsApp, on social media. Homemade kadhas. We should take turmeric also. I mean, what do you want to say? Should we take self-medication or we need to consult a doctor before taking them? देखिए, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये जो पद्धति है, हम एलोपैथिक पद्धति के हैं, तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी पूरी तरीके से नहीं कर सकता। कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो वेबसाइट पे आयुष के भी दिया हुआ है और जितना मुझे ज्ञान है इसका, उसके हिसाब से जो ये आयुष की पत्तियां हैं, इनको लेने से नुकसान नहीं होता है, ऐसा ही माना जाता है। बट फायदा होता है क्या? नुकसान तो नहीं होता, फायदा होता है। फायदा होना जो है, हमारे पास कोई वैसी रिसर्च नहीं है जो कहती है कि फायदा होता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं जो हमारे बाप दादा के टाइम से चल रही हैं, और कुछ ना कुछ तो फायदा रहता ही है। टर्मरिक जैसे आप कह रहे हैं, हल्दी का सेवन तो बहुत सालों से किया जा रहा है और उसका प्रॉपर्टीज जो है हल्दी की हैं भी, हमें ये नहीं पता कितनी डोज या कितनी डालनी चाहिए दूध में जिससे कि फायदा होगा, लेकिन इन सब चीजों से फायदा तो होता है और इनकी प्रॉपर्टीज तो पेटेंटेड भी है हल्दी वगैरह की, तो उसमें कोई बुराई नहीं है लेने में। नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको उल्टी लगती है या बहुत ज्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर उस हिसाब से कम करना पड़ेगा। लेकिन इनका लिखा हुआ है, जो आयुष की वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं और क्या क्या लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, और इसमें वो चीजें शामिल हैं जो कि हम रोजमर्रा के घरेलू हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तो उनसे किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, आयुष मंत्रालय का भी यही कहना है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्दी रहने की दृष्टि से हम अक्सर इन्हें लेते हैं और लिए जा सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, एक बेहद अहम सवाल आया है सोशल मीडिया पर ही। इन्होंने पूछा है कि जब कोविड पेशेंट की आइडेंटिटी पब्लिश नहीं हुई है तो कैसे मैं इस चीज को निर्धारित करूंगा कि मैं संपर्क में आया हूं या नहीं आया हूं? देखिए, आज की तारीख में जितना कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर हमें सही मायने में बचाव करना है तो सबसे पहले तो हमें यही मानना चाहिए कि हर मरीज ग्रस्त है, तो तभी हम अच्छे से अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हर मरीज जो है कोरोना से ग्रस्त है, तो फिर हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने को बचाएंगे, हाथ अपने धोते रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अगर हमारे दिमाग में जरा सी भी ये धारणा आती है कि नहीं, सामने वाला जो है या बगल वाला है वो उस कोरोना से पीड़ित नहीं है, तो उस मायने में फिर हमारा जो डिफेंस है, हमारी जो काम काज करने की अवस्था होती है, उसमें हम फिर अपना लैक्स हो जाते हैं और फिर हमें कोरोना संक्रमण का रहने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो मानना यही है कि सब लोगों को कोरोना है और हमें कोरोना से अगर बचना है तो हमें यही तरीका अपनाना है कि हमें जो जैसे डॉक्टर पद्मा ने बताया, तो वो सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर हम ये बात नहीं, कहीं ना कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक डॉक्टर अनुपम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दर्शक उपेंद्र अमृतसर से जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, हमारे जो वेटिको के डिजीज है, चक्कर आते हैं जी। हाँ जी, 2 साल से आ रही है मुझे। जी पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए, और सवाल पूछते वक्त आपका जो टीवी का वॉल्यूम है उसे प्लीज कम कर दीजिए। हाँ जी मैम, मुझे 2 साल से वेटिको की डिजीज की प्रॉब्लम है, मुझे 2 साल से चक्कर आते हैं जी। हाँ जी, तो इसी चीज के मैं पूछना चाहता था, इसका कोई सोल्यूशन है? ये डॉक्टर पद्मा, so what he's saying is vertigo जी। he's saying कि डिजीनेस होती है, गिडिनेस होता है। ये तो एक कोरोना संबंधित सवाल है ही नहीं है। तो कई सालों से इनको ये चक्कर आता है। वो चक्कर पेरिफेरल, मतलब समथिंग टू डू विद द ईयर, अपने कान से या पोजिशनल होती है, उससे हो सकता है। ये डिजीनेस के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स अगर जुड़ी है कि कभी कभार 2 चीजें नजर आ रहे हैं, कोई खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, बैलेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, उस हिसाब से देखना होगा कि ये सेंट्रल या ब्रेन रिलेटेड नहीं है। तो मेरे मतलब आई थिंक दिस इज मोर ऑफ एन पेरिफेरल, कुछ कान संबंधित पोजिशनल होती है, ये है। तो पहले उनको अपना एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाके दिखाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि बीपी फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे बैठे बैठे एकदम से खड़े हो गया, थोड़ा सा चक्कर आ गया, चलते चलते थोड़ा चक्कर आता है, कई कारण होता है। कॉमनेस्ट तो ये ईयर के हिसाब से होती है, तो ईएनटी से पहले संपर्क में रहे।
उसके बाद अगर बाकी चीजें उनको लगता है कि पहले वो कान देख लेते हैं, उसके वजह से अगर नहीं हो तो बाकी चीजें को देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर- कोरोना संबंधित नहीं है, ये अलग ये अलग सवाल है। लेकिन डॉक्टर पद्मा, इसी से जुड़ा हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो इनकी उत्सुकता भी रही होगी कि जो इस तरह से, क्योंकि आप न्यूरो डिपार्टमेंट से हैं, तो तंत्रिका से जुड़े हुए जो अलग अलग लक्षण, अब कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उनसे कैसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने अपनी बीमारी बताई, 2 साल से ये इससे पीड़ित हैं, तो इस तरह के लोगों को कितनी संभावना हो जाती है और कितनी जल्दी उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, एंड यू नो व्हाट, यू ओपनड अ पंडोरा बॉक्स, क्योंकि एक्चुअली पहले पब्लिकेशन हम एम्स से ही किया है, अभी पब्लिश हुआ कि ये कोरोना की बीमारी स्ट्रोक या ब्रेन अटैक के द्वारा वो प्रकट हुई। ना उनमें बुखार था, ना खांसी, ना कुछ, आ गया ब्रेन अटैक या लकवे की बीमारी के रूप में। तो ये कई तरह से न्यूरोलॉजिकल स्पेक्ट्रम से ये आ सकता है, तो ताकि हेडेक से होती है, समटाइम्स यू कैन हैव इवन दिस फैटीग एंड डिजीनेस भी, बैलेंस की प्रॉब्लम, बट मोर इम्पोर्टेंट इज स्ट्रोक्स, एंसेफेलाइटिस, जैसे ब्रेन तोड़ बुखार जो मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलोपैथी, दौरे के हिसाब से जीपीएस या न्यूरोपैथी के, और कई स्पेक्ट्रम से आ रहा है। पर आजकल हमारे पास जो एटलीस्ट एम्स में जो भर्ती हुए लोग स्ट्रोक या ब्रेन अटैक, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो गया या क्लॉट हो गया या खून की सप्लाई नहीं पहुंचा, एकदम से अचानक प्रेजेंटेशन हुई है। दूसरी तरफ था कि रेज्ड आईसीटी, मतलब ब्रेन के अंदर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाना, और वो एक बेहोशी के हाल में आ गया है। वेन्स के अंदर क्लॉट से भी आ गए हैं, और बैलेंस के रूप से, और कुछ न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के रूप से भी आए हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम बढ़ रही है, हालांकि ब्रेन से ही नहीं, इवन कार्डियक, कई लोग हार्ट अटैक से आ रहे हैं, मायोकार्डाइटिस एंड इरिथमिया, सडनली योर रिदम या हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती है। किडनी की प्रॉब्लम से कई लोग किडनी एकदम से बंद हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, डायरिया, और दिस होल स्पेक्ट्रम से। एंड आपने देखा भी है कि छोटे बच्चों में भी आ रहा है। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच इज गैदरिंग, बिकॉज अभी आप देखिएगा ना, हाउ मेनी, लाइक 7 मिलियन ये पेशेंट्स की डेटा आ रहा है, और हमारे इंडिया में भी इतने सारे आ गए हैं। तो ये हमारी जानकारी, नॉलेज भी बढ़ रही है, पर ये टेक होम मैसेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर पेशेंट उनको लगेगा कि जो भी प्रॉब्लम उनमें आया वो कोरोना हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो कॉमनेस्ट विल रिमेन फीवर, कॉफ, यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। उसमें 2 चीजें एक्चुअली जुड़ी हुई है, हालांकि वो इंक्रीजिंग अमाउंट में देखा गया कि एक तो लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, एनोस्मिया, रेड्यूसिया, ये भी बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है। सो अगर कोई बुखार हुआ और उनके साथ आपको एकदम से जो स्मेल, तो वो एनोस्मिया जैसे आ रहा है, या कुछ मरीज भी ऐसे भी आए कि एकदम से उनकी टेस्ट चली गई, कुछ स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, तो ये एक डेफिनेटिव स्पेसिफिक कंप्लेंट बन जाता है, एंड दैट शुड बी अ रेड फ्लैग, एंड they should be tested for And Dr. Padma, we also have one more question on self-medication. We were talking about turmeric or homemade kadhas. People have also started to take supplements of vitamin C and multivitamins for that matter, or proteins. Is it advised? Well, what I would say is, don't go around spending more money on vitamins and less money on nutritious food. Yeah, right. This would be my take home message कि हमारे ड्राइवर आए थे, तो वो ये जब ये ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा ऑलमोस्ट 45 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहा था। मैंने कहा कि आप क्यों घूम रहे थे? कि मैं विटामिन डी ले रहा हूँ। तो द कंसेप्ट इज नाइस, बट डोंट गेट एक्सपोज टू इट। तो यस, विटामिन में थोड़ा बहुत जिंक, मल्टीवाइट, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब का अपना अपना थोड़ा लिटरेचर आ ही रहे, पर वैसे ही वो अच्छी चीज है। पर अगर आपके पास 100 रुपए है, आप 90 रुपया खरीद के ये मत खरीदना। टेक गुड न्यूट्रिशियस प्रोटीनिशियस फूड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन स्पेंड मनी ऑन विटामिन, जिसमें ऐसे प्रूफ नहीं है कि अगर वो ले लिया तो आपको कोरोना से बचाव आ जाएगा। दीज आर गुड फॉर जनरल हेल्थ। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो जरूर लेना, ये नहीं कि आप उनमें ही लगाओ और अपने सारा जो भी पैसे थोड़ा बहुत बची है वो उसी में लगाओ, and you forget about nutritious and good, living practice. बिल्कुल, दवाई I think even प्रोफेसर अनुपम भी कहा है कि you need to eat good food, sleep, have
little mental stress, probably do some yoga meditation. जो हमारे पास अभी काफी टाइम वो जो है वो वक्त है, तो use the time judiciously in doing that. बिल्कुल, जो जरूरी है वही लेना चाहिए और चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कई बार हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर अनुपम, आपसे पूछना चाहेंगे, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है कि सोशल मीडिया पे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोनली प्लेसेस हैं वहाँ पर मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चिकित्सक ये कहते हैं कि नहीं, हर जगह मास्क की ज़रूरत है। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? क्या लोनली प्लेसेस पर भी मास्क लगाना चाहिए या कहीं पर अवॉइड भी कर सकते हैं? देखिए, जितनी आबादी भारत में है, मेरे ख्याल से कोई भी प्लेस लोनली रह नहीं गई है जी। और आपको ये नहीं पता है आज अगर आप कमरे में बैठे हैं तो कल को कौन दरवाजा खोल करके अंदर आ जाएगा। तो उसमें मेरे ख्याल से दोनों ही जो एडवोकेसीज हैं दोनों ही ठीक हैं कि आप लोनली में हैं तो कोई बुराई नहीं है कि आप मास्क नहीं पहने। अभी मैं भी कमरे में हूं अकेला, तो ठीक है, मैं मास्क नहीं पहना हूं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं दफ्तर में हूं, अगर कोई दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा तो मैं रिस्क पे आ सकता हूं अगर वो बिल्कुल करीब आ जाता है तो। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है, अगर आप पहनना चाहिए तो जरूर पहन कर रहिए लोनली में। दैट इज ए प्रोटेक्शन अंडर फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो उसमें कोई बुराई नहीं है पहनने में, क्योंकि ये हम कहना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप घर के दरवाजे बंद ना कर लीजिए और घर में अकेले हैं, तब तक तो कोई भी प्लेस लोनली नहीं है। तो इसलिए मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है। आपके लिए मास्क एक डिफेंस है, आपका जो बैरियर है, जिससे कि कोरोना वायरस कोई छींक दे, खांस दे तो आपके पास नहीं आए। उड़ता हुआ ऐसे नहीं आएगा कि अगर आप अकेले बंद कमरे में हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। अगर आप अकेले बंद कमरे में हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अकेले बंद घर में है तो जरूरत नहीं है। अगर आप पार्क में अकेले हैं तो जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि आप अकेले हैं, कल को कोई और भी आ जाएगा 2 मिनट बाद, तो आप फिर तब मास्क लेने घर तो नहीं जाएंगे। इसलिए अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो वो भी सही है कि आप मास्क अपना रखिए और पहन के रहिए। अगर आप वाकई में बिल्कुल संतुष्ट हैं कि आप अकेले रहेंगे तो कोई बुराई नहीं है उस समय। इन जनरल मास्क पहने रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी, yeah, Dr. Anupam, I want you to answer this question. It's a very interesting question. He's saying that it's very hot out here in Delhi. It's very humid today also, and I want to have lassi, I want to have chaach, I want to have citrus, I want to have juices. So, but my mother doesn't allow me. She asks me to take hot fluids, hot liquids. What should I tell her? देखिए, ये तो माँ बेटे की बात है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस गर्म मौसम में तो ये सब चीजें लेनी ही चाहिए। जैसे डॉक्टर पद्मा ने भी कहा, अगर आप साइट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं तो अगर आप नींबू पानी ले रहे हैं तो विटामिन सी आपके पास आ रहा है। इन सब चीजों में विटामिन की भरपूर होती है, तो ये सब लेनी चाहिए। छाछ वगैरह तो आजकल गर्मियों के मौसम में लेना ही चाहिए। लेकिन हाँ, बशर्ते ध्यान रखें, अगर आपको टेंडेंसी है कि आप लेते हैं ठंडा छाछ खूब या ठंडा पानी बहुत लेते हैं और आपको जुकाम हो जाता है, तो तब आप थोड़ा अवॉइड करिए। लेकिन हॉट फ्लूइड्स एडवाइजेबल नहीं है लेने के लिए। इतनी गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं मैं कहूंगा। आप सादा पानी पीना चाहिए। आप ठंडा, आपको एलर्जी है तो ठंडे को आप थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ला करके तब पीना चाहिए, पीजिए। लेकिन विटामिन सी तो इन सब चीजों में है, तो मेरे ख्याल से तो पीना ही चाहिए। इस पर कोई बुराई नहीं है पीने में। चलिए, ये समाधान आपने किया। इस वक्त हमारे साथ विजय जी पुणे से जुड़े हुए हैं। जी विजय, पूछें अपना सवाल। हेलो जी। these persons getting infected by various ways that I am listening every day, but one thing I wanted to get clear, whether any wound on the body or anything that can cause infection also. घाव वगैरह, या घाव से भी जा सकते हैं। घाव से अगर घाव है, घाव से अभी तक तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस होने का संक्रमण है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जितने भी पोर्ट, जो हमारी अभी तक की नॉलेज है, जो ज्ञान है हमारा, वो ACE2 रिसेप्टर्स को कहता है। तो घाव से तो जहां तक चांसेस हैं कोई ऐसा नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा प्रतीत भी नहीं हुआ है कि कोई केस ऐसा हुआ है। तो जहां तक है, हमें तो मुंह ही ढक करके रखना है। जो मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो वहीं से हो रहे हैं। तो जनता के लिए यही मैं कहूंगा कि उनके लिए यही निर्देश है कि मुंह ही ढक करके रखें। घाव से नहीं है, लेकिन हाँ, अगर घाव हो जाए तो टेटनस ऑक्साइड जरूर लगवाएं उसमें। बिल्कुल। एक और इसी से संबंधित प्रश्न है। एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि अगर अलग अलग तरह की एलर्जीज हैं या साइनस है, तो इससे प्रभावी जो व्यक्ति हैं उनका संक्रमण का जो रेट है वो कितना बढ़ जाता है या कितनी सावधानी उनको बरतनी चाहिए?
ऐसे मरीजों में कोई संक्रमण का खतरा बढ़ नहीं जाता है। जैसे कि पहले भी इन लोगों को कोरोना वायरस करता है, हम लोगों को कोरोना वायरस करता था, तो वैसे ही अभी भी जो नया वाला कोरोना वायरस है जिससे कोविड हो रहा है, उससे उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि उनको दोबारा से दिक्कत हो सकती है। तो जबरदस्ती नहीं घबराएं। प्रोटेक्शन के माध्यम वही हैं जो मैंने शुरू में कहे थे, जो डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कहे हैं और हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं। प्रोटेक्शन हमें वैसे ही करना है, उसके लिए चिंता ना करें बिल्कुल भी। And Dr. Padma, also we are getting a lot of questions on washing of vegetables. One question is, how effective is washing of vegetables in ozonized water to destroy COVID-19 virus fat coating? I don't think you need ozonized water, hot water, water and anything else. Yes, you need to wash the vegetables. Yeah. तो अगर बाहर से you got anything, तो प्लीज आप बाहर रखे। अगर बाहर धोने की अगर you don't have that kind of a provision, then bring it immediately into a washable area within the home. First wash all of But how long should we individually, need to? nicely. How long should we keep them outside? How long to keep them outside? Yeah. So अगर plastic है, somebody has brought you with on courier or those cardboard boxes, we say that leave them outside for a minimum period of 45 minutes to an hour. You can leave them outside unless they're perishable. Perishable, don't leave them outside. You will obviously have to get them, wash them, and bring them in. Otherwise, especially parcels which are carrying some clothes or this cardboard boxes, keep them outside. And in fact, initially they used to say 2 to 3 hours, but now it's come down to 45 minutes to 1 hour. You can keep them outside. But the vegetables जो है, please bring them inside. Running water में wash कर लीजिएगा. Wash them nicely and then put them inside. Especially those things which are going to put in the refrigerator. Wash and put them in the refrigerator. It's very important. Washing is important. Ozonized water is not there. Don't spend money unnecessarily. What I've seen these days is there is this human nature to sort of capitalize on this kind of a fear complex. So a lot of people are bringing in this. Use this along with it, and this comes with this kind of an exorbitant price. Don't do all that. Wash, running water, adequate, but wash definitely. बिल्कुल धोना ज़्यादा ज़रूरी है और धोने के बाद ही उन्हें कहीं भी आप जहां रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एक और बेहद अहम सवाल आया है डॉक्टर अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ टाइप 1 के लिए एक दर्शक ने पूछा है कि क्या उसका भी कोई स्टैट्स अवेलेबल है। इसका मतलब है कि वो ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह के जो पेशेंट हैं उनकी जो संक्रमण से प्रभावित होने की क्षमता है या संभावना है वो कितनी होती है और उसके लिए क्या कुछ स्पेशल जो है एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे। देखिए, डायबिटीज के मरीजों में खतरा चाहे टाइप 1 है टाइप 2 है, दोनों में करीब करीब सेम ही होता है। टाइप 1 डायबिटीज मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़े यंग होते हैं तो दे आर more comfortable and they will not have the same risk if their blood sugars are controlled. लेकिन अगर ब्लड शुगर उनका कंट्रोल नहीं है तो उनको भी रिस्क उतना ही रहेगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज यंग इंडिविजुअल्स में होती है, तो यंग इंडिविजुअल्स को कोरोना से इतना प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, क्योंकि वो सुइयों पे रहते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उन्हें, तो इंजेक्शन लगाने से कोरोना का संक्रमण होने का कोई अभी तक हमारे पास नहीं एविडेंस है और ना होने की हमें लगता है कि गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस जिस वायरस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो इस तरीके से नहीं फैलता। तो टाइप 1 डायबिटीज में फिर भी कहूंगा थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेहतर लेवल पे है अगर वो शुगर कंट्रोल रख रहे हैं तो, एज कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज अपना इलाज करते रहें, शुगर कंट्रोल जरूर करके रखें और अपनी इंसुलिन लगातार लेते रहें, उससे नहीं फिरें बिल्कुल भी। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं दर्शकों के, क्योंकि विभिन्न गाइडलाइंस हैं, बहुत से दिशा निर्देश हैं, फिर भी बहुत से प्रश्न हैं जो रह जाते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न आया किडनी से संबंधित रोग का। एक दर्शक ने पूछा है सोशल मीडिया पर कि क्या जो किडनी के पेशेंट हैं उनका कोविड-19 का इलाज घर में हो सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत से पैकेज ऑफर करते हैं, तो क्या वो घर में उनका इलाज हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है, नहीं तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? क्योंकि बहुत से इस तरह के केसेस आते हैं कि इन्फेक्शन होने पर जब अलग अलग जगह पर जानकारी के अभाव में थोड़ा सा देर हो जाती है कांटेक्ट करने में। किडनी के मरीजों को मैं नहीं राय दूंगा कि घर पे रहें, लेकिन हाँ, अस्पताल जाना थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि कोरोना से आप अगर संक्रमित नहीं है तो संक्रमित होने का खतरा रहता है अस्पताल में। तो आप टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट यूज करें, हर अस्पताल में आजकल टेलीमेडिसिन चल रही है,
उनसे राय लेकर के आप बात कर लीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं आपको जो है वो दवा से रिलेटेड है या आपकी बीमारी से कोरोना का संक्रमण नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर 1-2 दिन में आपकी स्थिति नहीं सुधार होती है तो आप फौरन अस्पताल जाएं। कोरोना अगर आप ग्रस्त हो जाते हैं कोरोना से तो गुर्दे के मरीजों को अस्पताल में ही इलाज कराना चाहिए, घर पे इलाज कराने की कोशिश नहीं करें। एंड ऑल्सो डॉक्टर पद्मा में दिख रहा है, हाँ नहीं ठीक है। Dr. Padma, a few minutes ago you were talking about the seasons. I mean, monsoon season is also coming up. But there's a question on that. Do we need to take extra precautions in the monsoon season? Yeah, definitely. Monsoon, and we have dengue, malaria. Yeah. I mean, we have another set of, the vector-borne and other parasites and viruses. So therefore, precautions, yes. इसीलिए हमने कहा है कि next, I think, several months, same precautions will apply. And then अगर आप मानसून आ गया तो general precautions हर वक्त बताते हैं. Don't have standing water. Don't let mosquitoes breed. Have those, if you have a garden, get those fogging done, get those sanitization measures in. Same precautions will continue. Extra would come in that you will also try and avoid mosquito breeding. But then you have a bunch of viruses and other, organisms also causing same kind of spectrum. It will be a double and triple whammy. So precautions will actually increase now for the coming seasons. Yes. बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि मौसम और तापमान को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं और बहुत से सवाल भी इस बारे में लगातार आते रहते हैं कि सर्दी का मौसम है या ठंडे प्रदेश हैं या फिर अगर गर्म एटमॉस्फेयर है तो वहां पर संक्रमण की संभावना क्या रहती है, या मानसून के बारे में ही जो सवाल पूछा हुआ है, तो इस बारे में किस तरह की जागरूकता आप डी न्यूज के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने भी कहा, जो हमारे ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो तो हमें रखनी ही पड़ेंगी और लंबे समय तक रखनी पड़ेंगी। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोते रहना। लेकिन हाई ह्यूमिडिटी में वायरल इन्फेक्शंस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो और ये नजला जुकाम वाले जो हैं, जिनमें से कोरोना वायरस भी एक वायरस है, ये भी इनके चांसेस इन्फेक्ट करने के बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान और ज्यादा रखना ही चाहिए। जैसे बाकी बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं, हमें पता है। पानी, वाटरबॉर्न डिजीज बारिश में बढ़ जाती हैं, जो गंदगी से होने वाली चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं। बाकी जो डॉक्टर साहब ने नाम लिए, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों का भी प्रकोप बढ़ेगा ही, अखबार में भी आ ही रहा है। तो ये सचेत रहना है हमें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अस्पताल गियर्ड अप हैं, ये ना चिंता करें। कई मीडिया में कई चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा भय, मैं चाहूंगा कि लोग भय से दूर हटें, इतना ज्यादा नहीं घबराएं। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब ज्यादा घातक बीमारियां हैं। कोरोना क्योंकि नई बीमारी है तो नई चीज की अप्रहेंशन होती है, हमें पता नहीं है कैसे चीज बिहेव करेगी, कितने लोगों को अफेक्ट करेगी, और हमारी इम्यूनिटी नहीं है क्योंकि पहले आई वाला वायरस कभी हम लोगों ने ग्रस्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा पैनिक कम करें। अस्पतालों में जो है कई लोग घबराए हुए हैं, डॉक्टर्स, मरीज, वर्कर्स भी घबराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, कोरोना मरीज अगर देहांत हो जाता है तो लोग छूना भी नहीं चाहते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इसलिए चिंता ना करें, सब समस्या का समाधान भी है और अच्छे अरेंजमेंट्स भी हैं अस्पतालों में। बहुत सारी जगह बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, इसलिए घबराएं नहीं। मलेरिया के लिए भी, डेंगू के लिए भी, कोरोना के लिए भी अरेंजमेंट्स बढ़ाए भी जा रहे हैं और अच्छे से हैं। इसलिए मेरा मानना है कि लोग घबराएं कम, तो चीजें अच्छे तरीके से संभल जाएंगी। बिल्कुल सही जानकारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। और इस वक्त एक दर्शक रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तानी जी। तानी, पूछें अपना सवाल। Hi, hello doctors. I just had one question. Since we all have the habit of reading newspapers, since we all have the habit of reading newspapers daily in the morning, and we get those newspapers in the morning. So, is it okay to bring those newspapers inside the house or in our bedrooms? Or how much time should they be kept outside our houses? Do we have any risk of getting coronavirus from them? So there's been, should I answer that? Yeah, you can, please go ahead. So there has been a lot of talk on that, and it's been decided that newspapers don't carry any significant risk. In fact, there's been a debate even amongst office files. So it's now been said that paper, simple paper carrying risk of transmission or fomite on a paper is very, very less. The chance of infection is negligible.
So newspapers, in fact, have not really borne out to have any significant amount of infection. You are safe. Said that, currency is one area because it is it goes across numerous hands in a very short interval of time. Sometimes currency is, at least in banks, is being sanitized using the UV light, but that's the only place where a paper form, the fomite is taken care of. But at home, in the office, amongst files and paperwork, although it is minimized, very little risk. Don't worry, you can read your newspaper. Don't worry about it. बिल्कुल, ये सवाल काफी लोगों के मन में रहता है। तानी को जवाब मिल गया होगा। एक और बेहद अहम सवाल आया है डॉक्टर अनुपम, अगर आपसे पूछना चाहें तो। दर्शक पूछते हैं कि हम मुंह तो अपना मास्क से ढक लेते हैं, लेकिन हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, वो जो है अनढके रह जाते हैं, तो क्या इनके जरिए भी संक्रमण जा सकता है, और अगर जा सकता है तो इसके बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, जो इंटैक्ट सरफेसेस है, हमारी चमड़ी है, आंख का है, कहीं भी जो इंटैक्ट सरफेस है वहां से वायरसेस प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उन सब संभावना से चांसेस कम है। इसीलिए सब आपको 3 महीने से पिछले यही कह रहे हैं, और हम लोग भी, और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव भी यही कह रही हैं कि हम लोग अपना मुंह ढकें, क्योंकि जो ये मुंह वाली एंट्री है, यही से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण होने का खतरा है। तो अगर आपने मुंह ढका हुआ है, चाहे कपड़े से, चाहे अपने फेस मास्क से, किसी भी तरीके के, अगर मुंह पे वो बैरियर है, तो कोरोना वायरस का अंदर प्रवेश होना वर्चुअली नामुमकिन है। तो ये मान करके चलिए 99.99% केसेस जो हैं वो यहीं से होते हैं। तो इसलिए बाकी चमड़ी से और बाकी हाथ पे, अगर आपने किसी से हाथ मिला लिया तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये है कि अगर आपने हाथ मिला लिया और फिर वो हाथ आपके मुंह तक पहुंच गया है, आपकी नाक तक पहुंच गया है, तो इन्फेक्शन होने का स्रोत है। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए हाथ धोने के लिए कहे जाते हैं कि क्योंकि हम लोगों की बहुत हमारी आदत होती है कि हम बार बार अपना मुंह छूते रहते हैं। तो जिनकी आदत नहीं है उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, वो दूर रहे अगर 2 मीटर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसलिए आंख ना ढकने से, इन सब चीजों से संक्रमण होने का खतरा बहुत कम है। लेकिन ये है कि जनता के लिए यही है कि मास्क अगर पहन करके निकल रही है तो संक्रमण से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बचे रहेंगे। Yeah, we are running short of time here, Rama. Last question from Dr. Padma. Dr. Padma, a lot of people ask that they are part of essential services. They are going out every day. What precautions they need to take before entering their house? Right. So I'll tell you, I'm a central service. I'm a doctor. I'm in a public institute. So what do I do? Yeah. So, and ours is the hospital is a containment zone, isn't it? So when I come back, I don't carry the footwear inside. My footwear for outside is outside. Okay. I leave it outside. Then I go into the bathroom, which is very close to my outside entry. I have that luxury of getting that bathroom. I go in, I take a bath, I change. We are in hospital scrubs, so I take out the scrubs, I take a bath, wear fresh set of clothes, and I enter the house. This is the ritual that I do, so that I'm not carrying anything from outside once I enter the house. And I would think that whoever is going and traveling, as far as possible, do this. Footwear जो बाहर का है, don't get them inside at all. Try and take a bath and change your clothes as soon as you come in, and have a fresh set. Like just wash out everything and come into the house, or enter the house premises जहाँ पे everybody else comes in. Absolutely. This is the most important thing that you should do. Absolutely, we need to take special precaution, people who are going out. Thank you so much, Dr. Padma, for your valuable time, and also Dr. Anupam for your insights. Thank you so much. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने में, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो बेहद ज़रूरी है कि जो सही जानकारी है आप उस पर विश्वास करें, जो सही इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करें, और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी जो भी समस्याएं हैं, या जिस तरह के भी सिम्टम्स आप फील करते हैं, तो कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना लें, जाकर चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने हाथ धोते रहें और मास्क जरूर पहने। And don't worry, Rama, to our viewers, we'll come back tomorrow again and hope we answered all your queries. Thank you so much for watching. That's all we have on this news program. Thanks for watching. Bye bye. नमस्कार।